हो गया था, शायद हो भी गया होगा, क्योंकि एक बैच में हुआ था, एक में नहीं हुआ था। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ यार। बताओ यार, हो गया था कि नहीं हुआ था जीरो एरर? सर हो सही गया बोलिए थे। था। हो गया था ना? कितने बच्चे बोल रहे हैं हो गया था? हैंड रेज करो, ऐसे नहीं समझ आ रहा। हो गया था, ठीक है, फिर तो हो गया था। तो बता देता हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर देखो। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ द मेन स्केल, कब? व्हेन द बोथ द जॉज आर टचिंग टुगेदर, जब ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, अगर उस स्थिति में, उस कंडीशन में, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो देन इट मींस इट्स अ जीरो एरर। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, द वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा और एक नेगेटिव जीरो एरर होगा, दीज आर नथिंग बट द सब टाइप्स ऑफ जीरो एरर। चलो, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? आपको बताया गया था कि पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा व्हेन द ओवरऑल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर इज पॉजिटिव। जब कुल रीडिंग वर्नियर कैलिपर पे जो आएगी, अगर वो पॉजिटिव है, देन वी विल से इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। फिर हमने कैलकुलेट भी करी थी कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है एरर की। तो वाइल कैलकुलेटिंग द रीडिंग्स, देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ, पहले सबसे पहले हम लोकेट करते हैं वर्नियर स्केल का जीरो। क्या सब लोग इसमें वर्नियर स्केल के जीरो को देख पा रहे हैं? यस सर। देख पा रहे हो, क्योंकि नीचे वाला स्केल इज ए वर्नियर स्केल, उसमें दो मार्किंग पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट वन इज जीरो एंड द दूसरा वाला है वो 10 है। तो जीरो देखो लेफ्ट में, जो लेफ्ट मोस्ट पे है नीचे वाले स्केल में, दैट इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मार्क हो गया। उसके बाद देखो कि उस जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, बताओ। मेन स्केल पे जीरो है ना? देखो यहाँ पे दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इस वाले वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल पे ये वाली रीडिंग है, ये क्या है? जीरो। तो हमने इसको लिखा था जीरो प्लस लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स, वो 0.1 होगा, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो हम ये देखते हैं कि 9 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ये हमें पता है, राइट। अगर ये नहीं भी है, डिफॉल्ट भी नहीं ले रहे, तो आप यहाँ काउंट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वर्नियर स्केल है, इसमें क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वी टेक इट एज 0.1 मिलीमीटर। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है? वी काउंट दैट, वो वाला, वी काउंट द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल दैट इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो यहाँ पे बताओ वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से परफेक्ट कोइंसाइड कर रहा है? बताओ, ऐसे ही बताओ, अनम्यूट करके बताओ बेटा सब। सर सेकंड। सेकेंड वन है ना? सबको दिख रहा है कि यार ये दूसरे वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला परफेक्ट कोइंसाइडिंग। तो 0 1 2, 2 वाला कर रहा है, तो मैं इसको 2 लिख दूं, इंटू 2। तो हमने रीडिंग कैलकुलेट करी थी 0.2 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर रीडिंग आई थी। तो ये रीडिंग हमारी ओवरऑल, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना? तो अगर ऐसी पॉजिटिव वैल्यू आती है, दिस मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है। अब को इफ हो कैसे सकती है, व्हाट कैन बी द फिजिक्स बिहाइंड और व्हाट कैन बी द फिनोमिना बिहाइंड, या फिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दो कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग, मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज सम डर्ट पार्टिकल या कुछ ऐसा पार्टिकल उसमें फंस गया है इन बिटवीन द क्लोज, तो क्लोज एक दूसरे को परफेक्टली टच नहीं कर पा रहे, तो हमारी रीडिंग पॉजिटिव आएगी। इनफैक्ट बिल्कुल मिनिमम उस पे जाने के बाद भी रीडिंग स्लाइटली पॉजिटिव हो सकती है। दिस इज द कॉज। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे किसी कारण से हमारे जॉज जो हैं, हमारे जो वर्नियर कैलिपर के जबड़े हैं, वो पैरेलल नहीं बचे। उनको पैरेलल होना चाहिए ना परफेक्ट टच करने के लिए, बट अगर वो पैरेलल नहीं बचे, मुड़ गए हैं या कुछ उसमें वियर एंड टीयर हो गया है, तो वो ऐसे टच करेंगे। तो यहाँ पे जो इस केस में रीडिंग आएगी, परफेक्ट टच नहीं हो रहे तो भी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो दीज कैन बी द टू कॉजेज ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। फिर बात आती है नेगेटिव जीरो एरर की, कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है? जस्ट पॉजिटिव का अपोजिट है, कि अगर वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, वैल्यूज व्हेन द टू जॉज आर परफेक्टली टचिंग ईच अदर, अगर उस केस में वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, उस केस में वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, दिस मींस इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर।
कि हमारी जो एरर है दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, चलो ये हमने देख लिया। नाउ वी विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशन ऑफ द रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे बताओ रीडिंग क्या है, यहाँ पे मेरे को रीडिंग बताओ। सबसे पहले वी विल स्पॉट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। क्या सब लोग देख पाए वर्नियर स्केल के जीरो को? यस सर। यस सर। क्या रीडिंग आ रही है? रीडिंग बता दो, फाइनल रीडिंग कितने बच्चे देख पाए? -1। -1। -1 नहीं है बेटा, ओवरऑल रीडिंग तो इसकी कुछ अलग आएगी। देखो, क्या हम इस जीरो को देख पाए? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये वर्नियर यस स्केल सर। का जीरो है, इस तक पहुंचे। अब इसमें बताओ वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में मेन स्केल पे क्या है? वर्नियर स्केल से लेफ्ट साइड में इधर कहीं मेन स्केल पे क्या है? -1। -1। क्योंकि जीरो तो आ गया, वन भी आ गया, खत्म हो गया, फिर जीरो के बाद क्या आएगा? -1 आएगा। तो उसको मैं लिख दूं -1 प्लस लीस्ट काउंट इज 0.1 टाइम्स। ये बताओ मुझे कि कौन सा परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर कैलिपर का कौन सा वाला डिवीजन इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद एनी ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल? तो ये वाला है, सबको दिख रहा है, 8वां, 8th डिवीजन। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज -1 प्लस 0.8। क्या वैल्यू आएगी? -0.2। भाई -1 प्लस 0.8 करेंगे तो -0.2 आएगी। ये वाली रीडिंग जो है ये नेगेटिव है ना, दिस मीन्स इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। कारण क्या हो सकता है इसका नेगेटिव जीरो एरर आने का? इफ द जॉज, जो हमारे जॉज हैं वर्नियर कैलिपर के, अगर ये घिस जाएं, सपोज करो इसमें ये वाला पार्ट घिस गया इधर थोड़ा थोड़ा, ड्यू टू रेपिटेड यूज, बार बार यूज करने की वजह से बहुत लंबे समय तक ये घिस गया है, तो क्या होगा? जब ये पूरा बंद होएगा, जब ये हमारा पूरा जॉ बंद होगा, तो ये जो जीरो है ये इधर वर्नियर वाला, ये इस वाले जीरो को क्रॉस करके यहाँ कहीं आ जाएगा। दिस मीन्स कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर गया। दिस मीन्स देयर इज सम नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। कितने बच्चे समझ पाए सब कुछ यहाँ तक? सर अभी समझ में। आ गया समझ में, ठीक है। अब बेटा इसके जस्ट बाद अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट इक्विपमेंट है, दैट इज स्क्रू गेज। स्क्रू कितने बच्चों ने देखा है बताओ? सर स्क्रू कितने बच्चों ने देखा है? सर मैं सिर्फ 8 बच्चों ने? अरे यार हम 27 है, सिर्फ 10 बच्चों ने स्क्रू देखा है। स्क्रू का मतलब है नट बोल्ट स्क्रू, कुछ भी बोलो यार, स्क्रू ड्राइवर से जिसको टाइट करें वो चीजें। मोटरसाइकिल तो सबने देखी होगी, साइकिल तो सबने देखी होगी, उसमें हजारों लगे रहते हैं, सैकड़ों स्क्रू लगे रहते हैं बेटा, खिड़की दरवाजे में लगे रहते हैं। आपके कंप्यूटर लैपटॉप फोन सब में स्क्रू ही तो होते हैं। तो स्क्रू इतना वाइडली प्रेवलेंट चीज है कि सबने देखा होगा, बस आप हैंड रेज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। सॉरी। देखो, अब ये एक स्क्रू है, राइट? स्क्रू के अंदर क्या चीज होती है कि व्हेन वी गिव इट ए रोटेशन, जब हम स्क्रू को पकड़ के घुमाते हैं तो वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे, तो क्या ये इधर जाएगा? राइट हैंड स्क्रू कस देंगे तो उसको कस आ जाएगा ना ऐसे। कितने बच्चे फील कर पा रहे हैं ये बात? कर पा रहे? रुको, सर एक बार फिर बताना इसको। हाँ ये बता रहा हूँ बेटा, मैं कुछ सोच रहा था, ये पीछे वाला फिल्टर हट जाता तो मेरा हाथ में जो ब्लर हो रहा है ये नहीं आएगा। ठीक है चलो अभी देखते हैं ऐसे ही। स्क्रू जो है, स्क्रू इज समथिंग जिसको हम रोटेट करें और वो ट्रांसलेटरी मोशन भी उसमें आए। जैसे मान लो ये कोई चीज है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और ये कसा जाएगा ऐसे, देखो धीरे धीरे अंदर किसी चला गया ऐसे, तो दिस मीन्स ये स्क्रू है ना? थ्रेड्स होंगे इस पे, थ्रेड्स की वजह से जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा ये ऐसे ऐसे अंदर चला जाएगा। ऐसा ही तो होता है स्क्रू, हम सबने देखा है। तो अगर मैं इसको रोटेशन दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, है ना? ठीक है। अब अब देखो, अब ये चीज तो सबने देखी है, इसमें एक ही चीज है जिस पे ध्यान देना है, जो एक ही मैथमेटिकल टर्म है जिस पे ध्यान देना है, दैट इज पिच।
पिच बोलो या पिच कांस्टेंट बोलो, तो दैट इज द सेम थिंग। और इसमें डरना कुछ नहीं है, पिच मतलब एक ही चीज इसमें होती है कि जितने एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ही मूव कर जाए, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू, या उसको स्क्रू बोलो या स्क्रू गेज बोलो। देखो बेटा, पिच क्या है, जब हम एक 360 डिग्री रोटेशन दे देते हैं, 360 डिग्री रोटेशन, या फिर इसको ही बोल लो कि वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जब हमने पकड़ के स्क्रू को एक पूरा गोला घुमा दिया, तो वो कितना मूव किया, ट्रांसलेट कितना किया, दैट इज पिच। ठीक है। अब पिच का मतलब क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू पिच। वन कंप्लीट रोटेशन में द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इज पिच, द डिस्टेंस मूव्ड बाय पिच ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन इज पिच। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, अब देखो थ्रेड्स के टर्म्स में देखोगे तो लगातार आने वाले दो थ्रेड्स के बीच की दूरी भी पिच का है कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो इधर बना के देखते हैं आपको, ये मैं आपको स्क्रू बना दे रहा हूँ, ये थ्रेड्स हुए। अब इस पे नोटिस करना आप, वन कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल घूम जाएगा। यहां से मैंने स्टार्ट किया, नीचे येलो जहां लाइन खींची है, यहां से तब मैं इधर तक आया, तो क्या मैं 180 डिग्री आ गया। फिर यहां से लेके फिर दोबारा इसके अलोंग इधर आया, नीचे तक आ गया, तो क्या मैं 360 डिग्री तक आ गया। देखो यहाँ यस से सर। लेके पूरा, यहाँ से ले ऐसे पूरा एक गोला पूरा हो गया ना 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पूरा होने के बाद इन दोनों के बीच में जो दूरी है, यानी इतना मैं यहाँ से चला था और लीनियर डायरेक्शन में यहाँ तक पहुंच गया चलते चलते, तो ये दूरी मैंने तय करी अलोंग द स्क्रू, दिस इज नथिंग बट पिच। देखो पहले वाले पॉइंट से चला, टॉप मोस्ट पे गया, 180 डिग्री पूरा हो गया, फिर 180 टॉप मोस्ट से फिर से घुमा के नीचे आया, तो वो थ्रेड बदल गया, दूसरे थ्रेड पे मैं पहुंच गया आगे थोड़ा सा, बट चक्कर मैंने एक पूरा कर लिया, यानी आई हैव कंप्लीटेड 360 डिग्री। इस 360 डिग्री वाले रोटेशन में जैसे ही मैंने पूरा किया, मैं थोड़ा सा मूव कर गया लेफ्ट से राइट में, तो वो जितना मूवमेंट हुआ दैट इज पिच। दो बार दो चक्कर घुमा दूंगा तो 2 टाइम्स पिच मूव कर जाऊंगा, 3 बार घुमा दूंगा 3 टाइम्स पिच मूव कर जाऊंगा। समझ पाए सब लोग पिच क्या है। पिच किसको समझ नहीं यस आया, सर। अनम्यूट करो पूछो। आ गया। ठीक है। अब यही स्क्रू के कंसेप्ट पे बेस्ड एक इक्विपमेंट होता है मेजरमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज। ये कितने बच्चों ने देखा है स्क्रू गेज, कितने बच्चों ने देखा है ना। ठीक है। अब जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखो। यहाँ पे देखो मेजरमेंट कर रहा है आउटर डायमीटर ऑफ अ वायर, कॉपर वायर लग रहा है वो, उस कॉपर वायर का आउटर डायमेंशन मेजर किया गया। तो प्लेस क्या किया, उसको एनविल और स्पिंडल के बीच में डाल दिया, फिर मैंने रेचिट मैकेनिज्म से उसको टाइट करते हुए स्क्रू को घुमाते हुए टाइट किया, तो वो लेफ्ट साइड में मूव कर गया। जब उनकी दूरी खत्म हो गई उनके बीच की, तो जो भी रीडिंग मेरी स्क्रू गेज पे आएगी डायमीटर ऑफ दैट इज द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से। यस सर। ठीक है बेटा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा था वो उन्होंने अब देख लिया। ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे थे, कॉपर वायर वाज प्लेस्ड हियर,
कॉपर वायर को हमने स्पिंडल और एनविल के बीच में रखा, फिर यहाँ से रेचिट मैकेनिज्म की मदद से इसको घुमाया, तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसलेशन आया, इधर ये मूव होके लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव कर गया स्पिंडल। जब ये स्पिंडल यहाँ पे टच कर जाएगा इसको, उस समय मेरी यहाँ क्या रीडिंग आएगी, मेन स्केल पे, और ये सर्कुलर स्केल देखो इसके साथ साथ घूमता है। सर्कुलर स्केल जैसे जैसे हम घुमाते हैं इसको स्पिंडल को, वैसे वैसे साथ में घूमता है, देखो घूम रहा है ना। Yes, sir. अब स्क्रू सर्कुलर स्केल पे आपको डिविजन्स भी दिख रहे हैं, 0 है, 95 है, 90 है, 85 सब दिख रहा होगा, देखो डिस्प्ले पे। तो ये डिविजन्स होंगे सर्कुलर स्केल पे। ये तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, रीडिंग का कैलकुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल एंड रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल। इन दोनों की मदद से हम टोटल रीडिंग निकालेंगे, किसकी, द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर, जैसे उन्होंने कैलकुलेट किया। हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडल, या फिर मेजरिंग सरफेसेस के बीच में जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा उसका हम आउटर डायमेंशन मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। और जो रीडिंग आएगी दैट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द रीडिंग्स ऑन मेन स्केल एंड ऑन द सर्कुलर स्केल। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, अब देखो मोटा मोटा समझ आ गया। रैचिट मैकेनिज्म, जिन बच्चों ने स्क्रू गेज देखा है उन्हें पता होगा कि एक लिमिट तक ये टाइट होता है, फिर उसके बाद टर टर करने की आवाज आने लगती है इसमें से, ये थोड़ी आवाज करने लगेगा और आगे टाइट नहीं होगा। तो कोई मेरे को बताएगा ये रैचिट मैकेनिज्म क्यों दिया होता है इसमें? बताओ बेटा। देखो साइकिल चलाई है सबने, Yes, sir. Yes, है ना, sir. देखो साइकिल सबने चलाई है। तो ये बताओ कि जब साइकिल को हम आगे आगे पैडल करते हैं तो साइकिल चलती है, बट उसी में पैडल को पीछे घुमाने लग जाए तो क्या आवाज आती है पीछे से? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. पीछे पिछले वाले टायर के पास से आवाज आती है ना, तो जो क्या होता है, रैचिट ही तो होता है वो। वहां पे जो मैकेनिज्म है वो भी रैचिट मैकेनिज्म होता है, वैसी ही सिमिलर टाइप की आवाज ये करता है। ये क्यों करता है कि एक लेवल के बाद फ्रीली मूव करने लगेगा, थोड़ा सा टॉर्क दोगे एक लिमिट तक तो टॉर्क ये ट्रांसमिट करेगा स्पिंडल को, उसके बाद ये रैचिट अलग से घूमने लग जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखो अगर हम यहाँ पे एक बॉल को प्लेस किया, जैसे ये वाली बॉल, ठीक है, अगर रैचिट से पकड़ के ना घुमाए, हम स्पिंडल से पकड़ के घुमाने लगे, यहाँ से पकड़ के इसको घुमाने लगे, तो क्या होगा बेटा कि देयर इज ए टेंडेंसी कि हम उसको जबरदस्ती एक्स्ट्रा टाइट कर देंगे। हो सकता है ना, कोई बच्चा ज्यादा दम लगाएगा, सबका अलग अलग टॉर्क होता है, तो सेम ऑब्जेक्ट है बट उसमें अलग अलग टॉर्क लगाने से क्या होगा, क्या ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाए कंप्रेस, अगर ज्यादा पावर लग जाए तो, ज्यादा फोर्स लग जाए तो हो जाएगा ना कंप्रेस ऐसे, तो पिचक जाएगी जो चीज उसमें मेजर कर रहे हैं, उसके वजह से एक ट्रू डायमेंशन हमारे मेजर नहीं हो पाएंगे, यानी हमारी एरर हो जाएगी मेजरमेंट में, ज्यादा बहुत ज्यादा एरर हो जाएगी। उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए रैचिट मैकेनिज्म इधर दिया होता है, ताकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क ही यहाँ से ट्रांसमिट हो पाए, उसके बाद ये फ्रीली मूव करने लगे। ठीक है, अब देखो, अब बात आई थी पिच की। पिच ऑफ द स्क्रू हमने देखा था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, लेफ्ट और राइट कितना मूव करे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन, कि एक रोटेशन में कितना मूव किया उसको बोलेंगे पिच। अगर टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दे, इसका मतलब वो भी पिच हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हमारा एम है यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना। क्या मैंने बताया था अभी कि लीस्ट पिच इज द 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री रोटेशन में जितना मूव करे लेफ्ट या राइट, दैट इज पिच। ठीक है, अब देखो ये वाला स्केल देखो आप इधर, अगर ये 360 डिग्री मूव करेगा, ये वाला स्केल अगर 360 डिग्री मूव करता है, तो क्या ये सारे के सारे डिवीजन जितने भी इस पे बने हुए हैं 10 से लेके 20 और दूसरे इसके पीछे की साइड भी होंगे, क्या ये सारे के सारे इस, 100 होते हैं। क्या बेटा? ये 10, 15, 20 जो है ये मतलब 100% होते हैं। ये बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा, दो तरीके के होते हैं उनमें, दोनों में बताऊंगा। देखो अब 360 डिग्री रोटेशन जो है, ये 360 डिग्री रोटेशन हुआ, क्या पूरा एक रोटेशन के टाइम पे ये सारे के सारे डिवीजन, ये बीच जो रेड लाइन मैंने बनाई इसको क्रॉस कर जाएंगे एक बार? जब ये घूमेगा तो एक बार तो सारे के सारे क्रॉस कर जाएंगे ना, एक एक बार।
यस सर। समझ पाए? सपोज करो मैं 15 से स्टार्ट करता हूँ और एक पूरा रोटेशन दे देता हूँ, तो क्या दोबारा 15 आ जाएगा यहीं पे घूम के? पूरा एक चक्कर लगा के 15 यहीं पे आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे के सारे डिविजन उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं एक 360 डिग्री रोटेशन में। ठीक है। और ये रेड वाली लाइन है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है बेटा, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन मतलब जो लाइन हमारी हेल्प करे कैलकुलेशन वैल्यू लेने में सर्कुलर स्केल पे। ठीक है। तो अब बताओ कि अगर ये एक पिच के बराबर मूव करता है, अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेशन देता हूँ और ये 1 पिच के बराबर मूव करता है, तो क्या इसका लीस्ट काउंट ये नहीं होगा कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल? भाई जो जो लीनियर उसने मूव किया 360 डिग्री रोटेशन के बाद, ऐसे देखो मेरा हाथ देखो, कुछ वन एक रोटेशन घूम गया, घूमने के बाद इसने थोड़ा मूव किया, तो ये ऐसा हुआ ना कि ये जितना मूव किया उसको मैं जितने डिवीजन इस सर्कुलर स्केल पे मैंने डाल रखे उसमें डिवाइड कर दूं, उतना मेरे पास कैपेबिलिटी है रीडिंग लेने की। क्या मैं डिस्टिंक्टली रीडिंग ले सकता हूँ 15 और 16 के बीच में? 15 को अलग मेजर कर सकता हूँ और 16 जब जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये दूसरी रीडिंग है। तो एक पिच को मैंने नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के बराबर उसमें डिवाइड कर दिया। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन होंगे उनसे डिवाइड कर दो पिच को, तो दैट विल बी द लीस्ट काउंट। ठीक है। अब बच्चे आपने पूछा कि सर क्या ये 100 होते हैं? आप जिन बच्चों ने लैब में देखे होंगे, दो पॉपुलर टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज जिसमें 50 डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल पे, और एक होता है जिसमें 100 डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल पे। दोनों का लिस्ट काउंट अलग अलग होगा, है ना। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो मैं 100 वाले का बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यार कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो स्क्रू गेज कैन मेजर 0.01 ऑफ mm, 100 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर मेजर कर सकता है स्क्रू गेज। तो जितनी उस इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी है, तो वही बताऊंगा कि दिस इज द मैक्सिमम अचीवेबल लिस्ट काउंट। ठीक है। अब देखो 50 डिविजन्स हो गया। अब देखो यार, हाँ अब टोटल रीडिंग काउंट करनी है हमें। टोटल रीडिंग जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर में थी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वहां पे क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कैलिपर पे वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या है? रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जैसे यहाँ पे स्पिंडल की जो स्लीव है स्टार्ट हो रही है, इससे जस्ट पहले यानी इधर जो हमारा लीनियर स्केल है उस पर क्या रीडिंग है, यानी मेन स्केल जो सीधे वाला स्केल है उस पर रीडिंग क्या है बताओ? क्या है बताओ बच्चों? 16 है। किस और कौन कौन बोल, जिस किसी को 16 दिख रहा है, कौन कौन बच्चे एग्री करते हैं इस बात से कि सर 16 है? 16 दिख रही है ना सबको? यस सर। देखो देखो यस बेटा, सर। ये वाली 15 हो गई, 15 से जस्ट ये वाली 16, और देखो ये जस्ट इससे पहले है। तो मेन स्केल पे हमारी रीडिंग क्या हुई? 16 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इसमें 50 है, देखो दिख रहा है ना कि यहाँ पे 10 से 25 तक ही पहुंचा है ये आधे चक्कर में, लगभग 180 में। तो 100 तो हो नहीं सकते, 50 होंगे इसमें, तो ये 50 वाला लग रहा है। तो इसका 50 वाले का लीस्ट काउंट क्या है? पिच 1 mm है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। दिस मीन्स इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ बेटा बताओ? 0.02 मिलीमीटर। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? कितनों को समझ नहीं आया ये? किसी को कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन किया तो ये वैल्यू आ गई? अनम्यूट करके बताओ बेटा, अनम्यूट करके। वर्षा देवी, आपको नहीं आया बेटा समझ? ओके। तो देखो, अब जिसमें 50 डिविजन्स होंगे, जिस वाले सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होंगे, उसका लिस्ट काउंट तो होगा 1/50, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। जिस वाले सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स होंगे उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 50 वाला ही है, अगर ये 50 वाला नहीं होता तो इधर देखो दिखता नहीं, 10 से लेके 25 तक ही पहुंचा है ये। 10 से लेके इधर 10 वाला था, यहाँ 25-30 तक पहुंचा है। दिस मीन्स कंप्लीट रोटेशन
360 में 50 ही वो होंगे इसके। तो अब देखो 50 है हमारे पास, तो इसका लिस्ट काउंट ये हुआ, वी विल राइट 0.02 यहाँ पे लिस्ट काउंट। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, कंसीडरिंग कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सेंटर सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन से वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बेस लाइन ये है, दिस इज बेस लाइन, इसके साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बताओ। 16 ठीक है, 16 16 वाला ही कर रहा है, 16 सबको दिख रहा है। 15 15 से एक ऊपर जो है 16, 16 कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अब 16 से 0.2 को, ठीक है। तो ये 16 था मेन स्केल रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग है वो, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग है 0.02 इंटू 16 किया तो 0.32, दोनों को ऐड करेंगे तो 16.32 मिलीमीटर, ये इसकी आई टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की टोटल रीडिंग आई 16.32। पहले मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, मेन स्केल पे देखेंगे कि जो जस्ट स्लीव से जस्ट पहले क्या है, 15 से एक पॉइंट आगे वाला आ रहा है 16, 16 लिख दिया, 16 mm इधर लिख दिया नीचे। देन फिर देखा कि सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, बेस लाइन ये बीच वाली लाइन है, 15 से एक ऊपर वाला कर रहा है 16, तो उसको भी 16 लिख दिया। और लीस्ट काउंट की पॉसिबिलिटी दो ही होती है आमतौर पे, 0.2, 0.02 या 0.01। अगर 50 डिविजन्स हैं तो 0.02, 100 है तो 0.01। अगर इसके अलावा डिविजन्स है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको बोलेंगे पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। यहाँ पे 16 लिखा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया सर्कुलर स्केल वाले को, दोनों को ऐड किया तो ये फाइनल रीडिंग आई, दैट इज द रीडिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रू गेज। कितने बच्चे समझ पाए, जो नहीं समझ पाए बताओ। सबको आ गया समझ। देखो अब बात करते हैं एरर की, जैसे हमने अभी पढ़ी इसी क्लास में कि जीरो एरर इन स्क्रू गेज, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, तो सिमिलरली देयर विल बी जीरो एरर इन स्क्रू गेज ऑल्सो। स्क्रू गेज में जीरो एरर तब होगा तब हमारे स्पिंडल और एनविल यानी हमारे मेजरिंग फेसिस जो हैं वो टच कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारा जीरो जीरो ऑन द बेस लाइन इज नॉट, जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। अगर बेस लाइन से हमारा सर्कुलर स्केल वाला जीरो ऊपर चला गया या नीचे लाई करता है, देन देयर विल बी अ केस ऑफ जीरो एरर। सेम वही चीजें हैं यहाँ भी कि टच कर गए और थोड़ा उसमें पॉजिटिव रह गया तो यानी देयर इज समथिंग स्टक इन बिटवीन, या वो आगे पास कर गया तो दिस मींस वियर एंड टियर, सेम केस हो सकता है यहाँ। अब देखो पहले वाली रीडिंग है, इसमें ये बेस लाइन है, बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो, ये सर्कुलर स्केल है ना बेटा, ये वाला भाई, भाई ये वाला सर्कुलर स्केल है, ये घूमता है, इस वाले सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ पे है, ये रहा, ये सर्कुलर स्केल का जीरो जो है ये कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, बेस लाइन के साथ, ये बेस लाइन है, यहाँ से ऐसे होगी ना ये कहीं, यहाँ से इधर से आई होगी कहीं से ऐसे, तो यहाँ पे मार्किंग होगी मेन स्केल की। अब मेन स्केल वाली ये बेस लाइन है, इसके साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इधर देखो ये बेस लाइन है, बेस लाइन से थोड़ा नीचे है ये वाला, तो यहाँ गैप है ना कुछ, भाई ये गैप तो है, ये गैप क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉजिटिव जीरो एरर, यानी हम इसको टाइट कर रहे थे और टाइट होने से फुल वहां पे टच होने से पहले ही रुक गया, यानी कि थोड़ा सा नीचे रह गया। इसको थोड़ा और क्लॉकवाइज रोटेट किया जा सकता था, देखो इधर से मैं ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ ना कि अभी थोड़ी गुंजाइश बच गई है, थोड़ा और टाइट हो सकता था बट नहीं हुआ, फॉर सम रीजन, फॉर सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, तो ये थोड़ा नीचे रह गया जीरो, दिस मींस इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। और इसके जस्ट अपोजिट उल्टा, कि अगर मेरा जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन को छोड़ के फुल टाइट होने के बाद और आगे चला गया, यानी और थोड़ा टाइट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर चला गया, दिस मींस कि इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। और सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा कि अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल रीडिंग कैलकुलेट करूंगा पॉजिटिव जीरो एरर के केस में तो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव जीरो एरर के केस में अगर मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा देन इट विल बी अ नेगेटिव जीरो वैल्यू। ठीक है, यस सर। अब यही है वो फॉर्मूले हैं जो सेम वही फॉर्मूला, इनको छोड़ दो, इनका कोई मतलब नहीं है। इसका जो मेन फॉर्मूला था कैलकुलेशन ऑफ द रीडिंग, कि मेन स्केल पे रीडिंग ले लो फिर प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो इसको यूज करके
अब वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यूज करके आप कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, करो, सब लोग करो इसको। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। पिच की वैल्यू आएगी पहले, फिर पिच को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लीस्ट काउंट की। जिनका आ जाएगा वो हैंड रेज करके रखेंगे बेटा। आंसर नहीं बताएंगे पहले। आंसर को चाहे तो चैट बॉक्स में टाइप करके रख लो, बट पोस्ट नहीं करना है, एंटर नहीं दबाना है, एंटर नहीं प्रेस करना अनलेस आई आस्क फॉर इट। सबसे पहले पिच आएगा। आई नीड एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। 15 हाथ रेज्ड चाहिए मुझे। आई नीड 15 हैंड्स रेज्ड जस्ट बिफोर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ग्यारह बच्चों का ऑलरेडी आंसर आ चुका है। 13, 14। शाबाश बेटा। सब लोग आंसर टाइप करके रख लो। एंटर एक साथ दबाएंगे ताकि मुझे पता चले चीटिंग नहीं की सबने। अपना अपना आंसर सब लोग टाइप कर लो। 10 सेकंड का टाइम देंगे, एक बार जब जब बोलूंगा कि एंटर दबाओ तब दबाना है। हाँ जी, आंसर इट। हम्म। कुछ कुछ बच्चे यूनिट नहीं लिख रहे अभी भी बेटा। मेक इट अ हैबिट टू राइट द यूनिट्स। द करेक्ट आंसर इज बी, 0.001 मिलीमीटर। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट करेक्टली। राइट राइट। ठीक है बेटा, नरेश कुमार आपने लिख दिया आप यूनिट बाद में, सही, शाबाश। हाँ, तो सबका आंसर सही है। थैंक यू सर। हाँ जी। कुछ कुछ बच्चों ने 0.01 मिलीमीटर ऑप्शन ए टिक किया है बेटा। आपने थोड़ा सा गलती कर दिया होगा मे बी ऑन द लास्ट स्टेप जहाँ पर डिवीजन करना था, बट हम लोग अचीव कर पाए। ठीक है बेटा, शाबाश। ऐसे लोग आंसर कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस हमारा भी बना रहेगा, आपका भी बना रहेगा कि यार वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। चलो अब देखो, यहाँ पे गिवन है कि इफ द स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशन, यानी कि दो रोटेशन, दो कंप्लीट रोटेशन में मोशन कितना दे रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन 1 मिलीमीटर, तो क्या एक रोटेशन में 1/2 मिलीमीटर जाएगा? और 360 डिग्री यानी कि वन रोटेशन में मूवमेंट हुआ कितना, 1/2, क्योंकि 1 mm था दो में, तो एक में ये 1/2, तो ये क्या हुआ 0.5 मिलीमीटर। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पिच, इसी को हम पिच बोलेंगे। यही हमारा पिच है। ठीक है, इसके बाद द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 डायमेंशंस। डायमेंशन वाइमेंशन का कोई सीन नहीं है, डिविजन्स की बात हो रही है ये। अब उसको डायमेंशन लिख दे, स्लॉट्स लिख दे, स्पेसिस लिख दे, स्टेप्स लिख दे, कुछ भी वर्ड यूज कर ले। 50 मतलब 50 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे 500, सॉरी 500 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ वी नो दैट लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। यो 500, यहाँ पे 500 है, दैट इज 0.5/500। इसको सोल्व करोगे तो 1/1000 आएगा, और उसको करोगे तो 0.001। और था क्या मिलीमीटर, तो मिलीमीटर। तो आंसर इज 0.001 मिलीमीटर। तो करेक्ट चॉइस इज बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है। गुड, शाबाश। चलो अब हम बात करते हैं जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ फुल रोटेशन 2, 0.05, sorry 0.5 millimeter. Now this particular pitch is divided into 500 more parts with the help of circular scale. तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, दैट इज 0.5 मिलीमीटर बाय 500, दैट इज 0.001 मिलीमीटर। कितने बच्चे कर पाए इसको? कर नहीं पाए थे, समझ पाए। अब आ गया सबको समझ, जिन जिन को समझ, सब लोग हैंड रेज कर लो कि अब इसमें दिक्कत नहीं है उस। ठीक है, अब जिन जिन को डाउट है वो डाउट पूछ लो, इसमें या वर्नियर कैलिपर में या यूनिट एंड डायमेंशन में, कहीं भी कोई भी डाउट है पूछो।
हाँ बेटा पूछो, मुकेश, मुस्कान, खुशी, आर्मियर, नेहा, मनीषा, विनय कुमार, पूछो जिनको भी डाउट है। ना सर। अब देखो कल आपका टेस्ट है, ठीक है, कितने बच्चों ने असाइनमेंट 1 कंप्लीट कर लिया और कितनों ने 2 भी कर लिया? जिन्हें 1 किया 2 नहीं किया वो हाथ नीचे कर लो। जिन्होंने दूसरा भी कर लिया अटेम्प्ट या ट्राई कर लिया वो लोग हाथ ऊपर रखो। सही है, सही है, शाबाश। तो जिन्होंने दूसरा भी ट्राई किया है बेटा, सॉल्यूशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, उस सॉल्यूशन को रेफर करेंगे, जितना समझ आता है ग्रेट, और अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और कल का एग्जाम सब लोग ये दोनों असाइनमेंट करने के बाद देंगे। आपको लिंक मिलेगा सुबह सुबह, तो द लिंक विल बी एक्टिवेटेड थ्रू आउट द डे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि यार आई शुड अटेम्प्ट द असाइनमेंट फर्स्ट, जिनका बचा हुआ है, तो वो सुबह के टाइम असाइनमेंट कर सकते हैं, इवनिंग में अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात रही विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो हमारा चैप्टर है, इसके हिसाब से, कल के टेस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, कल के टेस्ट का तो मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, बट ये है कि यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू जेई एग्जाम, एरर्स हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, एब्सोल्यूट एरर, देन हमने रिलेटिव एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर, वो वाला एक इसमें न्यूमेरिकल है, उस तरीके के क्वेश्चंस अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन जो थी, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ऐसे भर भर के क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 2 में, डायमेंशन वाले सारे कर लो। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग लेना, वर्नियर कैलिपर में एरर जो है, वर्नियर कैलिपर की टोटल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, जो हमने कल की क्लास में किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज से जो आई हुई रीडिंग्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों टॉपिक अति आवश्यक हैं विद रिस्पेक्ट टू जेई एग्जाम। ये सारे कर लो, असाइनमेंट 1 कर लो, 2 कर लो, उसके बाद टेस्ट दे लो। मैक्सिमम चांसेस है आपके स्कोर अच्छे आएंगे, अगर आप इन सब में अच्छे से कर रहे थे, क्लास अटेंड कर रहे थे, तो आपके स्कोर भी बढ़िया आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो अपनी गलतियों को याद रखेंगे। इसके बाद, इसके बाद टेस्ट के बाद मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटेजीज धीरे धीरे शेयर कर दूंगा, और अगर हो पाया, इफ द टाइम परमिट्स, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि क्लास के बाद 10 मिनट, जैसे हमारे 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक क्विक रिवीजन हर रोज अलग चैप्टर का 10 मिनट में क्विक रिवीजन हुआ करेगा जस्ट आफ्टर द क्लास। 10 मिनट में फटाफट मैं बोलूंगा, सिर्फ आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, तो हम उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज कर लेंगे। आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ क्लास नोट्स, आप उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे के सारे असाइनमेंट सोल्व करेंगे, तो ये होपफुली काफी रहेगा हम सबको सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा किसी को डाउट है, दे शुड स्टे बैक, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। प्रिपेयर फॉर योर टुमारोज एग्जाम, लंच करो, डिनर करो, जो करना है, रेस्ट करना है करो, डाउट है तो रुको, कुछ और पूछना है तो रुक जाओ, अभी फिनिश हो गया है चैप्टर, तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे बिफोर टुमारोज एग्जाम। बोलो।